नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद परसू पे। तो पिछले वीडियो में हमने कृषि के पूरे अध्याय को बहुत ही बेहतर ढंग से समझ लिया था। शॉर्ट नोट्स के थ्रू हमने पूरे चैप्टर को बहुत ही प्यारे ढंग से समझ लिया था। अब बारी है उसके प्रश्न और उत्तर की। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। बस उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी आपकी तरह बेहतर एजुकेशन का मौका मिल पाए। तो चलिए हम आज के चैप्टर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बस आप वीडियो को स्किप किए बिना आगे बढ़ते रहें। हम आइए, हमारा पहला सवाल है कृषि क्या है। हाँ जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा पहला सवाल है, हाँ जी, तो हमारा पहला सवाल है कृषि क्या है। तो अगर आपने पिछला वीडियो देख रखा तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि कृषि विज्ञान है। कृषि भी एक विज्ञान है जिसमें मिट्टी की जुताई करके किसानों के द्वारा फसलों को उगाया जाता है और पशुपालन यानी गाय, भेड़, मुर्गी आदि का पालन पोषण किया जाता है। यानी कृषि एक विज्ञान का एक शाखा है जिसके अंदर मिट्टी की जुताई करके किसानों के द्वारा फसल उगाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इसमें पशुधन यानी गाय, भेड़, मुर्गी इत्यादि को पाला भी जाता है। यह भी कृषि के ही अंदर आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यह एक प्राथमिक क्रिया है जिसके मुख्य उद्देश्य खाद्य यानी भोजन और अन्य उपयोगी वस्तु जैसे कि कपड़ा हो गया, कच्चा माल हो गया, वैसे चीज़ जिसे हम बाद में प्रोसेस करके बेहतर बनाकर या अपने यूज़ के लायक बाद में बना सकते हैं। जैसे रुई हो गया और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि अपने मूल अवस्था में प्रयोग के लायक नहीं होता, उसको हम बाद में उसकी अवस्था को बदल कर उसमें थोड़ा संशोधन करके उसे हम यूज़ के लिए लाते हैं। तो उसका जो रॉ होता है, रॉ मटेरियल, उसको हम कच्चा माल कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं ताकि मानव की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो कृषि वह है जो किसान जिसके अंदर फसल उगाते हैं, जानवरों को पालते हैं और फसल के अलावा भोजन लायक फसल के अलावा और भी कई तरह के फसल उगाते हैं जिससे कपास हो गया, कच्चा माल हो गया, इस प्रकार की चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं साहब। आइए हम इसको बहुत ही बेहतर ढंग से समझते हैं कि क्या क्या आ सकता है कृषि के अंदर। तो आइए हम समझते हैं। पहला है फसल उगाना। जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे है फसलों को उगाया जाता है। तो हमारा पहला पॉइंट है फसल उगाना, इसको समझते हैं। इसमें अनाज, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, फल, सब्जियाँ, फूल आदि शामिल होते हैं। फसल के उगाने में ना केवल हम फसल के अंदर ना केवल गेहूँ, चावल, मक्का उग जाते हैं, बल्कि इसके अलावा हम फलों, सब्जियों और फूलों का भी उत्पादन करते हैं। ये हमारा फसल उगाने के अंदर आता है। उसके बाद दूसरा है हमारा वनिकी यानी जंगलों का निर्माण। तो आइए इसको पढ़ते हैं। जंगल या वृक्षारोपण से लकड़ी और अन्य उत्पादों का उत्पादन, यानी जंगल की मदद से हम अपने कमाई का सोर्स बना सके, चाहे उसका लकड़ी हो, फल हो या किसी भी प्रकार की चीज़ों का हम उत्पादन कर रहे हैं, जंगल की हेल्प से लेकर हम अपना भरण पोषण कर रहे हैं। ये वानिकी के अंदर आता है। उसके बाद तीसरा आता है, कृषि का तीसरा पॉइंट है मत्स्य पालन। हाँ जी, जलीय जीवों को पालना, जैसे मछली और झींगा, केकड़ा, ये सारी चीज़ें तो ये होते हैं जो जलीय जीव होते हैं, हम उनको पालते हैं। तो वो किसके अंदर आता है बाबू? वो मत्स्य पालन के अंदर आता है। ये भी कृषि का ही एक रूप है। तो इस तरह से हम कृषि क्या है इसको समझ चुके हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उन कारकों का नाम बताएं जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो क्या ऐसे कारण हैं जिससे हमारा कृषि प्रभावित होता है, उसको समझते हैं। आइए साहब जानते हैं। कृषि को कई कारक प्रभावित करते हैं जिन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बाँटा गया है। पहला है भौतिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक और तीसरा है तकनीकी कारक। तो कृषि एक तरीकों से नहीं बल्कि कई तरीकों से बाँटा जा चुका है, जिसमें हमारा पहला है भौतिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक और तीसरा है तकनीकी कारक। इसमें एक और है संस्थात्मक कारक, उसको हम आगे समझेंगे। तो आइए हम पहला जानते हैं। ये कारक सामूहिक रूप से निर्धारित करते हैं कि किसी क्षेत्र में कृषि किस प्रकार की फसलें उगाई जाएगी और पैदावार कितनी होगी। यानी ये जो 3 कारक है हमारे, भौतिक कारक और आर्थिक कारक, उसके बाद है तकनीकी कारक, ये तीनों ही डिसाइड करते हैं कि कृषि किस क्षेत्र में किस प्रकार की होनी चाहिए और उसकी पैदावार क्या होगी, उसके मात्रा क्या होगी उगने में, उसकी क्वालिटी क्या होगी, वो यही 3 कारक डिसाइड करते हैं। तो हम पहले कारक को समझते हैं जो कि हमारा है भौतिक कारक यानी फिजिकल फैक्टर, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जलवायु यानी क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर तापमान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है बाबू। आइए हम तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम समझते हैं। प्रत्येक फसल को अंकुरन,
अंकुरण, वृद्धि और पकने के लिए विशिष्ट तापमान सीमा की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी प्रकार का फसल है, उसके अंकुरित रूप को वृद्धि होने से लेकर पकने तक में तापमान का एक बहुत बड़ा रोल होता है, एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर आप मानिए तापमान की मात्रा ज़्यादा हो जाए तब भी हमारा फसल खराब हो जाएगा, और तापमान की मात्रा अगर कम हो जाए तब भी हमारा फसल खराब हो जाएगा। तो इसका सीधा मतलब है कि एक निश्चित सीमा पर एक निश्चित मात्रा में तापमान की आवश्यकता होती है फसलों को बेहतर ढंग से उगने के लिए। तो हम ये भी समझ चुके हैं। अब आगे आते हैं। आगे का एक पॉइंट है वर्षा यानी मॉइस्चर, इसको समझते हैं। फसल की वृद्धि के लिए पानी आवश्यक है। वर्षा की मात्रा और समय कृषि को निर्धारित करते हैं। किसी आपको भी पता है, हमें भी जीने के लिए पानी चाहिए होता है और पौधों को जीने के लिए भी पानी चाहिए होता है, वो भी उनके लिए भी वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो कृषि में वर्षा की मात्रा और समय कृषि को बहुत रूप से प्रभावित करते हैं। अगर मानिए कम वर्षा हुई है तो हमें सिंचाई की आवश्यकता होगी। अगर हम सिंचाई नहीं करेंगे तो हमारा फसल सूख कर खराब हो जाएगा। अधिक वर्षा हुई तब भी हमारा जो फसल है वो डूब कर खराब हो जाएगा, सड़ कर खराब हो जाएगा। इस तरह से जो मॉइस्चर है, जो बारिश है, ये भी हमारे कृषि को इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद हमारा है प्रकाश। हाँ जी साहब, तो हम अब इसको समझते हैं। हमें भी पता है जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से अपना ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलाते हैं, जिसमें वो सूर्य की जो किरण होती है उसमें से वो अपने लाइट्स को लेके उसके बाद वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बनाती है। तो अगर सूर्य का प्रकाश ना मिले तो पौधा अब जीवित नहीं रह पाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। इससे भी हमारे कृषि को इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसलिए प्रकाश भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर अगर कुछ है कृषि के लिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वह है मृदा। अगर मिट्टी नहीं होगी तो हम खेती करेंगे कहाँ। तो चलिए इसको समझते हैं। मिट्टी की उर्वरकता, बनावट, टेक्सचर और गहराई सीधे फलों की किस्म और उपज को प्रभावित करती है। अब देखिए मालिक कि जो मिट्टी है हमारा, जो हमारा खेत है, उसकी मिट्टी कितनी उपज देने वाली है, उसकी उपजाऊ क्षमता कितनी है, ये भी मायने रखती है कृषि के लिए। उसके बाद उसका टेक्सचर क्या है, बनावट क्या है, वो खड़े ढलान वाला है, गहराई वाला है, किस प्रकार का टेक्सचर है, ये दोनों ही कारण ये दोनों ही जो कारक होते हैं मिट्टी के, ये दोनों ही फसल को डायरेक्ट इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें कृषि के किस्म और उपज की मात्रा को भी प्रभावित करती है। उसके बाद हम आगे आते हैं। जलोढ़ या काली मिट्टी जैसी उपजाऊ मिट्टी सघन कृषि का समर्थन करती है। अब देखिए इसमें से सबसे बेहतर मिट्टी का कोई अगर रूप होता है तो वो है जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी। ये दोनों मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, जो कि फसल को बेहतर रूप से सघन मात्रा में उपजने की सहायता प्रदान करती है। उसके बाद है स्थलाकृति। ये अगला पॉइंट है इसी का, कृषि के किस प्रकार से इफ़ेक्ट होती है। तो ये हमारा स्थलाकृति है। भूमि का ढलान, ऊबड़-खाबड़, सिंचाई, ऊंचाई जैसी भौतिक कारक कृषि की क्षमता को प्रभावित करती है। इसको हम सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो है उसमें समझेंगे बहुत अच्छे से। इसको तब तक यहाँ थोड़ा मात्रा में समझ लेते हैं। अगर मानिए कि जो ये हमारा एक क्षेत्र है जो मैदानी है, ये पहाड़ी है, सॉरी ये पठारी है और ये पहाड़ी क्षेत्र है। तो ये तीनों ही जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये तीनों ही जगह पे जो प्लांट्स हैं, जो हमारे पौधे हैं, वो अलग-अलग रूप से उगेंगे। कहीं ये बेहतर उपज कर पाएँगे, कहीं थोड़ी कम मात्रा में, तो कहीं बिल्कुल उग ही नहीं पाएँगे। तो ये जो ऊबड़-खाबड़ होता है, ढलान होता है, ऊँचाई होता है, ये भौतिक कारक कृषि की क्षमता को प्रभावित करती है, उन्हें इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद हमारा सेकंड है, ये तो इसके अंदर आ गया बाबू। ये सारी चीज़ें जो हमने जाना वो फसल उत्पादन के अंदर आई थी। अब हमारा जिसमें से हमारा पहला वाला सॉरी हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे थे। हाँ जी, माफ़ कीजिए हम पहले में चले गए थे। तो ये जो है हमारा एक भौतिक फैक्टर के अंदर ये सारी चीज़ें आई थी, जिनको अभी हमने एक्सप्लेन किया। अब हमारा सेकंड है आर्थिक कारक। तो अब जो ये इकोनॉमिक फैक्टर है इसको समझेंगे, जो सेकंड वाला हमारा आर्थिक कारक है इसको समझेंगे मालिक। तो आइए समझते हैं। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट होता है आर्थिक का अर्थ मतलब ही है पूंजी यानी पैसे यानी धन। तो आइए हम समझते हैं कि पूंजी या कैपिटल किस प्रकार से हमारी खेती को इफ़ेक्ट करती है, इसे प्रभावित करती है। बीज, उर्वरक, मशीनरी खरीदने और सिंचाई सुविधाओं को स्थापित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। पूंजी की उपलब्धता खेती के पैमाने को निर्धारित करती है। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर पूंजी ना हो तो हम ये सारी चीज़ें, जैसे हमारे उर्वरक की आवश्यकता होगी, अच्छी बीज की आवश्यकता होगी, मशीनों की आवश्यकता होगी,
सिंचाई के लिए मशीनों की आवश्यकता होगी, तो वो सारी चीज़ें पूँजी पे डिपेंड करती है। तो हमारे पास अगर पूँजी की उपलब्धता ना हो, तो हमारा जो खेती है वो हो नहीं पाएगा, हम कृषि कर नहीं पाएँगे। ये इस तरह से इफ़ेक्ट करती है। आइए अब नेक्स्ट को जानते हैं, जो कि है बाज़ार। अब बाज़ार किस तरह से हमारे खेत को इफ़ेक्ट करती है, कृषि को इफ़ेक्ट करती है, उसको समझते हैं। यह निर्धारित करता है कि किसान क्या उगाएगा, बाज़ार से दूरी और फसल की माँग किसान के लिए लाभ को प्रभावित करता है। यानी कहने का ये मतलब है कि बाज़ार जो है वहाँ किस चीज़ की डिमांड है, उसके अनुसार किसान अपने फसलों को उपजाते हैं। अगर मानिए बाज़ार में भी गेहूँ की कमी है और गेहूँ की बहुत ज़्यादा माँग है, तो अगले वर्ष इस टाइम जो फसल लगाया जाएगा वो गेहूँ होगा, और उसका जो दाम होगा वो भी सबसे ज़्यादा होगा, और इस तरह से बाज़ार हमारी कृषि को इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद है परिवहन। ये परिवहन में किस तरह से प्रभावित करती है कृषि को, उसको समझते हैं। उपज को खेत से बाजार तक पहुंचाने के लिए सड़क और परिवहन सुविधाओं की आवश्यकता होती है। खराब परिवहन कृषि को अलाभकारी बना सकती है। तो आइए समझते हैं। जो उपजे हुए जो हमारे अनाज होते हैं, उसको हम घर में जो हमें आवश्यकता होती है उसको रख के, बाकी जो बचे हुए अनाज होते हैं उनको हमें बाजार में बेचना होता है, तो हम कैसे बेच पाएँगे? तो उसके लिए हमें एक परिवहन का कोई साधन चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए। अगर नहीं होगी तो हम बाज़ार तक नहीं पहुँच पाएँगे, और हमारा जो लाभ होगा उससे वो नहीं होगा, और हमारा नुकसान हो जाएगा, इसलिए ये अलाभकारी हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी कृषि को प्रभावित करती है। उसके बाद है श्रम। ये तो कृषि का निशानी ही है, मेहनत। आइए लेबर को समझते हैं। खेती के लिए कुशल और अकुशल श्रमिकों की उपलब्धता आवश्यक है। अब देखिए हम खेती करेंगे तो ज़रूर बात है कि अगर हम बड़े मात्रा में खेती कर रहे हैं, बड़ी ज़मीन पे, तो हमें लोग चाहिए होंगे हमारी मदद के लिए, जिसमें से कुछ स्किल्ड होंगे, कुछ कुशल होंगे जिन्हें वो उस काम की अच्छी नॉलेज होगी, कुछ नए लोग होंगे जिन्हें नॉलेज नहीं होगी। तो हमें दोनों ही लोगों की आवश्यकता होगी इस स्थान पर। तो हम इस चीज़ को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। अब हम तीसरा और लास्ट समझेंगे, तकनीकी या संस्थागत फैक्टर किस तरह से हमारी कृषि को इफ़ेक्ट करता है। आइए, हाँ जी साहब, तो यहाँ पे आंसर थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही डिटेल तरीके से बताया जा रहा है इसमें आपको। आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, तब भी आपका रिवाइज़ हो जाएगा। तो आप माइंड मत कीजिएगा कि एक-एक क्वेश्चन का आंसर इतना लंबा-लंबा है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है। अब आपको दोबारा से कोई इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, आप इसी में सब समझ जाइएगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। संस्थागत और तकनीकी कारक, ये दोनों ही किस प्रकार से इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हमारे कृषि को किस प्रकार से इफ़ेक्ट करते हैं, उसको समझते हैं साहब। ये कारक सरकारी नीतियों और आधुनिक ज्ञान से संबंधित है, यानी इसमें सरकार का भी रोल है और हमारे टेक्नोलॉजी का भी बराबर रोल है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण है जिसे कहते हैं साइज़ ऑफ लैंड होल्डिंग्स, यानी जोत का आकार। इसको समझते हैं साहब। छोटे और बिखरे हुए खेत, यानी छोटी जोत वाली मशीनों के लिए उपयोग को मुश्किल बनाते हैं। यानी छोटे और बिखरे हुए खेत जो होते हैं वो मशीनों के उपयोग के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। यानी अगर छोटा सा हिस्सा है तो इसमें हमें जुताई करने में मशीन से बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। हम ट्रैक्टर इसमें घुसा नहीं सकते हैं, इसमें जुताई कर नहीं सकते हैं, तो हमें हाथों से ही करना पड़ेगा। तो इसलिए ये थोड़ी मुश्किलें प्रदान करती है। उसके बाद है साहब, कृषि की दक्षता को कम करता है। छोटा सा खेत है तो ऑब्वियस सा बात है कि उसमें जो अनाज उपजेगा वो भी कम ही मात्रा में होगा। आगे बढ़ते हैं। बड़े खेत वाणिज्यिक खेती के लिए बेहतर होता है। अब अगर हमें अपनी ज़रूरत के अलावा जो एक्स्ट्रा फसल उगाने हैं, जो बाज़ार में बेचने हैं, उसके लिए हमें बड़ी ज़मीन भी चाहिए। अब हम छोटे से ज़मीन के हिस्से पे अपनी ज़रूरतों के लिए भी और बाज़ार में बेचने के लिए भी तो उगा नहीं सकते, क्योंकि इतनी मात्रा नहीं उगेगी उसमें। इसलिए हमें बड़े खेत की आवश्यकता होती है। किस खेती के लिए साहब? वाणिज्यिक खेती के लिए। और वाणिज्यिक खेती के बारे में हमें पता है कि वैसी कृषि जो बाज़ार में बेचने के लिए की जाती हो, उसे हम वाणिज्यिक खेती कहते हैं साहब। आइए आगे बढ़ते हैं। यानी अगर हमें बाज़ार में बेचना है तो अच्छी खासी मात्रा, यानी बड़ी मात्रा में होना चाहिए, यही बात है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो यह है भूमि स्वामित्व। इसको समझते हैं साहब। भूमि पर स्वामित्व का प्रकार किसान को निवेश करने और बेहतर तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित या हतोत्साहित करता है। अब मानिए साहब, आप सुने होंगे अपने घर में भी कि किसान जो है वो अपने खेत को कभी बटैया यानी किराए पे, या फिर अ, कभी बटैया, या फिर कभी वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, शुद्ध भरना पे दे देते हैं। यानी कुछ टाइम के लिए किसान लीज़ पर रख देते हैं दूसरे किसान के हाथों। यानी मानिए ये एक किसान है, ये इनकी ज़मीन है एक,
तो ये क्या करेंगे, दूसरे किसान को लीज पर थोड़े दिनों के लिए दे देते हैं खेत को कुछ पैसों में। तो अब थोड़े दिनों बाद क्या होगा, थोड़े दिनों के लिए ये वाला मालिक हो जाएगा ये किसान, लेकिन ये जो किराएदार वाले होते हैं, बटैया वाले जो होते हैं, उनका काम होता है कि वो आधा फसल खुद रखेंगे फसल उगने के बाद, और आधा जिनकी ज़मीन है उनको देंगे। तो इन 2 प्रकार की खेतियाँ होती हैं। अब मानिए ये वाला जो हमारा पहला किसान है, एक सेकंड दीजिए, मैं कलर चेंज कर लूँ एक बारी ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। आइए, ये जो हमारा पहला किसान है जो कि किराए पे ज़मीन को लिया है, ये कभी अपने इनकी जो ज़मीन है वो इनकी नहीं रहेगी, वो थोड़े टाइम बाद हट जाएगी। उसके बाद इनका भी अपना नहीं रहेगा, क्योंकि ये भी जब लीज़ ख़त्म हो जाएगा तो ये ज़मीन इनको वापस चला जाएगा। तो ये दोनों कभी हिम्मत नहीं करेंगे, कभी ये प्रोत्साहित नहीं होंगे अपने खेत में इतना ज़्यादा पैसा लगाने के लिए, ट्रैक्टर लेने के लिए, जुताई के लिए, सामान खरीदने के लिए, पंप सेट लगाने के लिए, क्योंकि इनको पता है थोड़े टाइम बाद ये खेत इनके हाथों से चला जाएगा। तो अगर अपनी ज़मीन ना हो तो किसान हतोत्साहित भी हो सकते हैं टेक्नोलॉजी पे अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और प्रोत्साहित भी हो सकता है। अगर मानिए इनकी खुद की ज़मीन हो तो ये उल्लासित होके अपना वो खरीदेंगे, ताकि क्योंकि इन्हें वो सस्ता भी पड़ेगा और ये बेहतर ढंग से कर भी पाएँगे इसका उपयोग। यही चीज़ें हैं, इस तरह से भूमि का स्वामित्व भी कृषि पे बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट है सिंचाई की सुविधा। आइए समझते हैं, जिन क्षेत्रों में वर्षा अपर्याप्त मात्रा में होती है वहाँ नहरों, कुआओं और नलकूपों से सिंचाई की सुविधा पैदावार को कई गुना बढ़ा देती है। अब मानिए मालिक, जिन क्षेत्रों में बारिश ही कम हो रही है वहाँ एक ही उपाय बचता है कि हमें नहरों की हेल्प से, नदियों की हेल्प से अपने खेत को की सिंचाई करनी होती है, जिससे हमारा पैदावार यानी फसल जो उपजते हैं उसकी गुणवत्ता बेहतर हो जाती है। और यहाँ ये कट चुका है तो मैं इसको सेट कर लूँ एक बारी। हाँ जी, अब ठीक है, इसको भी थोड़ा सा, जी अब ठीक है। आइए समझते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सरकारी नीतियाँ, ये इसी के अंदर का है। ये यहाँ पे आपने देखा था ना संस्थागत, ये संस्थागत के अंतर ही आती है सरकारी नीतियाँ। तो अब हम इसको समझते हैं साहब। न्यूनतम समर्थन मूल्य, सब्सिडी, ऋण सुविधाएं और फसल बीमा योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने करके कृषि को प्रभावित करती है। अब मानिए मालिक ये क्या है, तो इसमें सरकार कई सारी योजनाएं लाके कम ब्याज पर ऋण देकर, फसल बीमा योजनाएं लाकर किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो इस तरह से भी हमारा कृषि इफेक्टिव होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, उसके बाद है टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी। अब इसको समझते हैं, उच्च उपज वाले बीज, ट्रैक्टर जैसी आधुनिक मशीनरी, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग उत्पादकता को बहुत अधिक बढ़ा देता है। अब क्या होगा, हम अच्छे हाइब्रिड क्वालिटी का बीज लगाएंगे अपने खेत में, जो कि हमें टेक्नोलॉजी की मदद से मिलेगा, ये हमारे पैदावार को और बढ़ा देंगे। उसके बाद हम बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, ट्रैक्टर और आधुनिक मशीनों का यूज़ करेंगे, ये भी हमारे खेती को और चार चांद लगा देगा। उसके बाद अगर हम रासायनिक उर्वरकों का यूज़ करते हैं, कीटनाशकों का यूज़ करते हैं, तो हमारा फसल कम से कम खराब होगा और हमारी पैदावार अच्छी होगी। इस तरह से टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा हाथ होता है कृषि के रिवोल्यूशन में। तो चलिए अब हम अपने तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए, तीसरा सवाल हमारा है स्थानांतरित कृषि क्या है, इस कृषि की क्या कमियां होती हैं। आइए समझते हैं कि स्थानांतरित कृषि आखिर होता क्या है। किसान एक स्थान से दूसरे स्थान पर उपजाऊ जमीन के तलाश में जाते हैं, यानी किसान एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहते हैं जब तक उनको उनके मन लायक उपजाऊ जमीन ना मिल जाए। जब उपयुक्त भूमि मिल जाती है तो वे उस जमीन को साफ करते हैं, वहाँ पेड़ पौधे को काट कर जला देते हैं और जो राख बचता है उसे उसी में मिट्टी में मिलाकर उसमें कृषि करना शुरू कर देते हैं। जब भूमि की उर्वरकता खत्म हो जाती है तो किसान दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ये खेती स्लैश एंड बर्न, काटो और जलाओ प्रक्रिया कहलाती है। हम इसको समझते हैं। देखिए साहब, इसमें होता यह है कि मानिए ये एक स्थान है जहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ की ज़मीनें बंजर हो गई है, तो यहाँ के जो यहाँ के किसान होंगे वो इस स्थान से चलकर इस वाले स्थान पे आ जाएंगे जहाँ पे क्या है साहब, यहाँ पे अभी पैदावार अच्छी हुई है, तो वो दूसरे स्थान पे आएंगे और जब आएंगे तो ये जो पेड़ पौधे यहाँ लगे होंगे इन सबको काट देंगे। वो ये काट दिया और इसको यहीं जला देंगे इसी में, और इसी में मिलाकर फिर दोबारा यहाँ खेती करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे जलाया और इसी में मिलाकर क्या करना शुरू कर देंगे, फिर इसी खेती करना शुरू कर देंगे। और जब यहाँ की उर्वरकता क्षमता भी खत्म हो जाएगी
तक वो दूसरे जगह के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। यही चीज़ है इसमें, और कुछ नहीं है। और इस प्रकार की खेती को हम काट और जलाओ खेती या फिर स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहते हैं। यही बात है साहब। आइए अब हम तीसरे को समझते हैं। तीसरे को समझने से पहले हम इसका एक और सवाल था, ये हमने पहले ही डिस्कस किया, ये वाला हम डिस्कस नहीं कर, सॉरी कहाँ गया, हाँ जी, हमने यही डिस्कस किया इतना सा, अब ये इतना सा करना है, तो सॉरी माफ़ कीजिए। अब हम समझते हैं। चलिए अब हम इसके नुकसान को समझते हैं कि आखिर ये स्थानांतरित कृषि किस प्रकार से नुकसानदेह होता है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है वनोन्मूलन, यानी नए भूखंड को तैयार करने के लिए जंगल को काट कर जलाया जाता है, जिससे बड़े पैमाने पर वनों की हानि होती है, और जिस वजह से वनों का मूलन यानी उसका क्षरण होना शुरू हो जाता है उनका विनाश होना शुरू हो जाता है। उसके बाद दूसरा कारण है मालिक पर्यावरण को हानि, यानी पेड़ पौधों को जलाने से वायु में प्रदूषण फैलता है और ये जैव विविधता के लिए हानिकारक होता है। यानी अगर हम पेड़ पौधों को जलाएंगे तो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, हम सबको पता है। इस प्रकार से स्थानांतरित कृषि यहाँ भी खतरनाक होती है। उसके बाद है बाढ़ का खतरा। वनों की कटाई से नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में जल धारणा क्षमता कम हो जाती है, जिस कारण से निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है। यानी अगर आप मानिए, आपको भी पता है कि पेड़ की जो जड़ें होती है अंदर तक धंसी होती है, इसलिए वो ज़मीन में एक मजबूती से पकड़ बनाए रखती है। जब ये काट दिए जाते हैं तो इसकी पकड़ छूट जाती है, और ये जो नदी है वो बहुत ज़्यादा पानी को अपने अंदर समाहित नहीं रख पाती है। जब गर्मी बढ़ेगी तो आपको भी पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लेवल बढ़ेगा इसका, और लेवल बढ़ेगा तो जो निचले क्षेत्र होंगे वहाँ क्या हो जाएगा साहब, वहाँ बाढ़ आ जाएगा। इस तरह से बाढ़ का खतरा भी इस पर मंडराते रहता है। उसके बाद हम अपने चौथे क्वेश्चन के साइड बढ़ते हैं, जो कि है रोपण कृषि क्या है। तो आइए समझते हैं हम। यह वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है, जहाँ एक ही फसल जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, केला, कपास इत्यादि बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। इसमें अधिक श्रम और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो साहब जो रोपण कृषि है ये हमारे वाणिज्यिक कृषि का ही एक रूप है, जिसे हम बाजार में बेचने के लिए ही करते हैं। बस इसमें हम जो उगाते हैं वो एक बड़े पैमाने पर उगाते हैं, बड़े से खेत में उगाते हैं। और अगर हम बड़े खेत में उपज कर रहे हैं तो हमें मेहनत की भी अधिक आवश्यकता है, यानी लेबर की भी अधिक आवश्यकता होगी, और पैसे पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होगी। यही हमारा रोपण कृषि। आइए हम अपने पांचवें सवाल को पढ़ते हैं। सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। तो आइए समझते हैं। सरकार किसानों की सहायता मुख्य रूप से योजनाओं और आर्थिक मदद के माध्यम से करती है। तो आइए समझते हैं किस किस तरह की। तो ये हम उनकी एक योजना है जिसे हम पीएम किसान योजना यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कहते हैं, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जी के कोष से, प्रधानमंत्री जी के सहायता से किसानों को सीधा आर्थिक सहायता मिलता है, यानी पैसों के द्वारा उनकी मदद की जाती है। उसके बाद है दूसरा योजना सस्ती दर पर ऋण यानी केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। इसके माध्यम से किसान हाँ जी, कम बजट पर कम तरीके से, यानी सॉरी माफ़ कीजिए, कम ब्याज पर पैसा उठा सकते हैं। इस प्रकार की होती है। उसके बाद प्रधानमंत्री का एक और योजना है जिसे हम पीएमएफबीवाई कहते हैं, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्राकृतिक आपदाओं में जो फसल का नुकसान हो जाता है, जैसे अगर मान लीजिए बाढ़ आ गया और पूरा फसल खराब हो गया, या फिर सुखाड़ पड़ गया पूरा फसल खराब हो गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई जिस वजह से फसल खराब हो गया, ओले गिर गए फसल खराब हो गया, किसी भी प्राकृतिक घटना से अगर हाँ किसान के फसल को नुकसान होता है तो सरकार उनके लिए फसल बीमा रखती है, जिनके अंतर्गत सरकार उन्हें मुआवजा देती है और उनके नुकसान को कम से कम करती है, उनके नुकसान की भरपाई करती है। उसके बाद एक योजना है AIF यानी कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यानी इसके अंदर होता है सरकार भंडारण और सप्लाई के लिए आर्थिक सहायता देती है। अब मानिए कि आप एक किसान हैं, आप कृषि करते हैं, आपने अभी फसल उगाया, लेकिन बाज़ार में उसका दाम क्या है मालिक, बाज़ार में उसका दाम कम है, तो आपको मन नहीं है बेचने का, तो आपको एक जगह की आवश्यकता होगी, एक भंडार की आवश्यकता होगी। तो सरकार के द्वारा सरकारी भंडार भी बनाया जाता है, जहाँ आप अपने फसल को कम किराए पर लेकर फसल को कम किराए के साथ उस जगह पे रख सकते हैं, और जब बाज़ार में सही प्राइस आए जब बेच सकते हैं। या फिर आप अपने घर में जो भंडार होगा उसे उसमें रख सकते हैं, उसे भंडारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों में भी किसान को मदद मिलती है सरकार के द्वारा, जिसे हम AIF कहते हैं। उसके बाद सप्लाई। अब जब ज़रूरत होगी कहीं पे, तो जब आप ये भेजेंगे किसी जगह पर, अगर मानिए आप इसे आप बाज़ार में बेचना चाहते हैं, दाम बढ़ गया है,
आपके मन लायक दाम हो गया तब आप इसे बाज़ार में बेचना चाहते हैं तो इसके सप्लाई में भी सरकार आपकी मदद करेंगी, उसे लाने और आने में भी आपकी सहायता की जाएगी, यानी किसानों की सहायता की जाती है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। कृषि उपकरणों और उर्वरकों पर सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। अब जो कृषि में जो यूज़ होता है, जिस प्रकार की अगर कोई किसी प्रकार की आधुनिक मशीनें आई हैं या कोई मशीनें हैं, उस अगर वो किसान के लिए होती है तो उसके ऊपर किसानों को सब्सिडी दी जाती है, छूट दी जाती है। अगर कोई उर्वरक आया है, कोई डीएपी, यूरिया या फिर किसी प्रकार का हाइब्रिड बीज आया है तो उसके ऊपर भी सरकार के द्वारा छूट दी जाती है। ये सारी चीज़ों से सरकार किसान की मदद करते हैं। उसके बाद एक और है सही दाम और बाज़ार। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर किसानों की फसल खरीदना ताकि उन्हें उपज का उचित मूल्य मिल सके। तो सरकार एमएसपी के द्वारा किसानों के फसल को खरीदती है और एक बेहतर मूल्य के साथ, एक बेहतर सीमा के साथ, ताकि किसानों का नुकसान कम से कम हो, उनके नुकसान की भरपाई हो पाए या फिर उनके फसल का उचित मूल्य मिल पाए। उसके बाद हमारा अगला है तकनीकी और सूचना मदद। तकनीकी मदद और सूचना, अब हम इसको समझते हैं। अच्छी उपज देने वाली हाइब्रिड बीज बाज़ार में मुहैया कराना। तकनीकी रूप से तो सरकार यही मदद कर सकती है उनकी कि एक बेहतर क्वालिटी के बीज बाज़ार में आसानी से मिल जाए किसान को, ये सरकार की ज़िम्मेदारी होती है। उसके बाद है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत मिट्टी की जाँच और उर्वरकों की जानकारी देना। यानी जो सरकार है वह मिट्टी की समय-समय पर जाँच करती रहेगी और इसमें जो उर्वरक लगेंगे या जो नए उर्वरक आए होंगे उसके बारे में किसानों को जानकारी देने का काम भी सरकार का होता है। उसके बाद है मौसम और खेती के तरीकों की जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर और मोबाइल ऐप की सुविधा देना। यानी सरकार ने मौसम और खेती के किसी भी तरीकों को जानना है या फिर मौसम कैसा है इसे जानना है तो उसके लिए सरकार ने किसान कॉल सेंटर के अलावा मोबाइल ऐप्स भी दिए हैं कि आप कहीं से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं मालिक। उसके बाद हमारा छठा है उद्यान कृषि क्या है? तो हमारे छठा प्रश्न ये है कि उद्यान कृषि क्या है? तो बहुत ही आसान है। सबसे जो उद्यान में किया जाता हो यानी फलों और सब्जियों का उगाना, ये उद्यान में किया जाता है तो मालिक ये उद्यान कृषि हो जाएगी। उसके बाद हमारा सातवां प्रश्न है सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो ये भी बहुत ईज़ी है। ये हो गया हमारे पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। उसके बाद कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक कौन है? तो वो भी बहुत आसान है। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक ब्राज़ील है क्योंकि पिछले 150 सालों से सबसे पहले नंबर 1 हमारे ब्राज़ील भैया ही हैं, क्योंकि इससे आगे आज 150 सालों में कोई आ ही नहीं पाया है। पिछले 1.5 सालों से नंबर 1 यही बने हुए हैं। आइए अब हम अपने 9वें प्रश्न को देखते हैं। भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है क्यों? आइए समझते हैं। भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है क्योंकि यह सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल और जलवायु का उपयोग करती है। यानी भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया इस कारण से हो जाती है क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों का सीधे रूप से उपयोग करती है, जैसे भूमि का प्रयोग करके, जल का प्रयोग करके, जलवायु का प्रयोग करके अनाज और फल, कच्चे माल जैसे प्राथमिक उत्पाद को प्राप्त करती है। यानी जो एक ही उपज में मिल जाए, बहुत आसानी से मिल जाए, वो प्राथमिक उत्पाद होता है। जो पहले ही मिल जाए वो प्राथमिक उत्पाद होता है। और इसमें क्योंकि हम प्राकृतिक संसाधनों का सीधे तौर से यूज़ करते हैं इसलिए ये प्राथमिक क्रिया कहलाती है साहब। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भारत की एक बड़ी आबादी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है। अब क्योंकि आपको भी पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारा बिहार तो खैर कृषि पे ही आश्रित है। तो क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो इसमें एक बड़ी भारत की बड़ी आबादी को यहाँ से रोज़गार मिलता है, बड़ी आबादी इस पर निर्भर करती है और भारत की अर्थव्यवस्था का भी एक बड़ा हिस्सा कृषि के ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है साहब, यही बात है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं नंबर 10 पे। तो ये है विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है, ऐसा क्यों? तो अब पूछा जा रहा है कि साहब ऐसा क्या कारण है जिस कारण से विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न विभिन्न फसलें उगाई जाती है? तो हमें पता है कि हमारा जो भारत है उसका स्वरूप, उसका ढांचा बहुत ही अलग है साहब, बहुत ही अलग है। तो आइए समझते हैं, जैसे हम इस मैप के माध्यम से ही समझने का प्रयास करते हैं साहब। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो आपको हरा सा दिख रहा है, आपको मैप में जितना भी हरा कलर का दिख रहा है ये पहाड़ी क्षेत्र हो गया मालिक, पहाड़ी क्षेत्र। उसके बाद जो आपको ब्लू दिख रहा है ये हमारा भारत का विशाल मैदानी क्षेत्र हो गया साहब, मैदान हो गया साहब, मैदानी क्षेत्र। उसके बाद जो आपको ये भूरे कलर का दिख रहा है, ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये हमारा पठार हो गया साहब। और उसके बाद ये आपको जो आसमानी कलर का दिख रहा है ये हमारा तटीय क्षेत्र है साहब।
उसके बाद ये आपको ये पीले कलर का दिख रहा है, ये हमारा रेगिस्तान है यानी मरुस्थल है साहब, रेगिस्तान या मरुस्थल है साहब। तो आप देख सकते हैं इस देश के अंदर इतनी सारी विविधताएं हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, तो कहीं तटीय क्षेत्र है, कहीं मरुस्थल है। तो अगर इतनी विविधताएं हैं तो क्या इसमें एक समान फसल उगना संभव है मालिक? कभी नहीं है संभव। तो इसी कारण बस भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के फसलें उगाई जाती है। आइए अब हम इसको एक बार पढ़ के समझा देते हैं आपको, मैप से हमने समझा दिया और आपको क्लियर भी हो गया होगा। आइए समझते हैं। क्योंकि भारत की स्थलाकृतियाँ सभी देशों में सभी क्षेत्रों में समान नहीं है, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ये सब असमान रूप से है, इसी की बात कर रहे हैं हम। कहीं पहाड़, ये कहीं पहाड़ हो गया, कहीं पठार हो गया, कहीं रेगिस्तान हो गया, तो कहीं बर्फ़ की मोटी चादर से घिरा हुआ। ये पूरा इलाका आपको पता है, ये बर्फ़ की एक मोटी चादर से घिरा होती है हमेशा, क्योंकि ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में आती है इसलिए। इन विभिन्नताओं के कारण वहाँ की जलवायु भी असामान्य होती है। अब क्योंकि यहाँ पठारीय क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र है, तो इन सब का जलवायु जो होगा वो भी बहुत ज़्यादा अलग होगा। अब क्योंकि जलवायु अलग है तो हर आपको भी पता है कि फसलों के लिए अलग अलग जलवायु होती है, तो अगर उन्हें उनके समान जलवायु नहीं मिली तो वो फसल वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यही सारी चीज़ें होती है, जलवायु भी असामान्य होती है, जिन कारण से हर क्षेत्र में एक ही फसल उगाना संभव नहीं है। जैसे कि मैंने आपको समझाया वही लाइन है, क्योंकि वे फसल हर स्थान पर उगने की क्षमता नहीं रखते हैं। फसलों को उगने के लिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है, इसी कारण से विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती है। तो यहाँ आप बहुत ही बेहतर ढंग से इसको भी समझ चुके हैं। तो आइए बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन है जिसमें हमें अंतर बताना है अपने निर्वाह कृषि और गहन कृषि के अंदर अंतर बताना है। तो आइए समझते हैं। हमारा निर्वाह कृषि देखते हैं पहले। किसान और उसके परिवार के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की गई खेती, यानी छोटे स्केल पर की गई खेती जो कि किसान की छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा कर पाए, वैसी कृषि निर्वाह कृषि कहलाती है। और यहाँ देखते हैं ज़्यादा मात्रा में फसल उपजाना ताकि ज़रूरतों के अलावा भी अनाज बचाया जा सके। यानी जहाँ ये छोटे मात्रा में किया जा रहा था कि सिर्फ हमारी ज़रूरतें पूरी हो, वहाँ ये बड़ी मात्रा में की जाएगी कि हमारी ज़रूरतों के अलावा भी हम और फसल बचा पाए। उसके बाद हमारा दूसरा है, आमतौर पर निम्न स्तरीय या पारंपरिक विधियों से उपयोग किया जाता है। और इसमें क्योंकि इसमें नॉर्मली क्या किया जाता है कि छोटे मोटे औजारों के साथ और पारंपरिक रूप से जिस तरह से हम पहले के समय में अपना खेतीबाड़ी किया करते थे, हम उन्हीं नियमों को लगाकर निर्वाह कृषि करते हैं। लेकिन आधुनिक इस वाले कृषि में, गहन कृषि में, हमें आधुनिक निवेश जैसे हाइब्रिड बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक तथा आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना होता है। यानी इसमें हमें मॉडर्न चीज़ों का यूज़ करना होता है। तो अब जाके ये गहन निर्वाह कृषि के अंदर आती है। उसके बाद हम निर्वाह कृषि को समझते हैं साहब। छोटे भूखंड पर कृषि जहाँ कम श्रम और कम पूंजी लगती है, यानी एक छोटे से ज़मीन के एक छोटे से हिस्से में भी हम इस कृषि को कर सकते हैं। अब छोटा सा ज़मीन का हिस्सा है तो हमें पूंजी की भी बहुत कम ही मात्रा चाहिए होती है। अब क्योंकि ये छोटे से हिस्से पर है इसलिए पूंजी भी हमें कम चाहिए होती है, तो हम गहन निर्वाह के अंदर निर्वाह कृषि के अंदर हम कम मात्रा में छोटे से हिस्से पे हम खेती करते हैं, वो गहन निर्वाह कृषि निर्वाह कृषि कहलाती है साहब। उसके बाद हम गहन कृषि को समझते हैं। एक साल में एक से अधिक फसलों को उपजाना, यानी इसमें काम होता है छोटे से ज़मीन पे उपजाना है, लेकिन इसमें उपजाना कितने भी छोटे ज़मीन पे उगाओ या बड़ी ज़मीन पे उगाओ, बस हमें इसमें ये करना होता है साहब कि हमें एक साल के अंदर एक से अधिक फसल उगानी होती है। यही सारी चीज़ें हैं साहब। इस प्रकार से इन दोनों में ये अंतर है साहब। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब हम यहाँ बहुत ही बेहतर ढंग से, बहुत ही प्यारे ढंग से हम इसके प्रश्न और उत्तर को भी कर चुके हैं पूरी तरह से ख़त्म। तो आइए अब मिलेंगे अगली वीडियो में। बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारा कब का 100 फॉलोवर से, माफ़ कीजिए, 110 फॉलोवर के आसपास हो गया। बस हम उसे सेलिब्रेट नहीं कर पाए, पर कोई बात नहीं। आज हम आप लोग का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारा 110 सब्सक्राइबर हो गया। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ अपना साथ बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद। चलिए।